हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें मैं हम लोगों को क्रिया आधारित शिक्षण के बारे में बता रहा था स्टूडेंट, लेकिन कुछ नेटवर्क टेक्निकल इशू के कारण क्या हो गया कि उसको क्लास को बंद करना पड़ा था। ठीक है ना। तो मैंने आपको क्रिया आधारित के बारे में बताया था। तो क्रिया आधारित का मतलब क्या हुआ कि क्रिया आधारित का मतलब ये हुआ कि हम बच्चों को क्रिया के आधार क्रिया आधारित उनको एक्टिविटीज देते हैं। तो उसके मेरे को आपको एक एग्जाम्पल भी बताना था। तो उसका एग्जाम्पल से पढ़ने से पहले आपको मैं जो दो चीज बातें हैं वो बताना चाहता हूँ कि क्रिया आधारित बच्चों में यस हमने यहाँ पे लास्ट खत्म किया था, जहाँ से हम खत्म किए थे हम वहीं से हम क्या करते हैं चालू करते हैं। तो क्या होता है कि बच्चों को जो क्या होता है क्या करने की सीखते हैं, हाथ से काम करके सीखना और करके सीखने पर क्या देती है, बल देती है। जब हम क्रियाधारित जब शिक्षण करते हैं ना तो हमको क्या है कि इस पर विशेष हमको बल मिलता है। ठीक है, क्रियाधारित हम करते हैं तो हाथ से करेंगे अपन कोई भी चीज और क्या होता है करके सीखने पे विज्ञान गणित इत्यादि के नियमों को बच्चों की परिचित परिस्थितियों से जोड़कर अच्छी समझ विकसित करने में सहायता करते हैं। मतलब बच्चा को गणित है विज्ञान है इनको हमको वातावरण से क्या है जोड़ के क्या होता है बच्चे इसको अच्छे से सीखने में क्या मिलता है, उसको मदद मिलता है। फिर बोला जा रहा है कि इसमें क्या होगा, सृजनात्मकता मतलब कि क्रिएटिविटी क्या होता है इसमें, क्रिएटिविटी और क्या होता है लचीलापन क्या मिलता है इसमें, लचीलापन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, बच्चे को क्या होता है शारीरिक और मानसिक याद रखेंगे, ओनली बॉडी नहीं मेंटल ही नहीं फिजिकल तथा क्या होगा बोल रहा है आपका फिजिकल और मेंटली दोनों क्या होता है प्रयोग करने के क्या होते हैं अवसर होते हैं। फील्ड में जाओगे तो हम दौड़ रहे हैं भाग रहे हैं इधर से उधर कर रहे हैं, एक दूसरा हम अपना क्या कर रहे हैं हम अपना दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं अपना दिमाग लगा रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है इसमें वो हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्रिया आधारित क्या हो गया, क्रिया आधारित शिक्षण के बारे में। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट आप क्या देख सकते हो कि इसका है कि हम अपने कचरे की को अलग करना, हम अपने एक टास्क दिया जाएगा कि भाई आपके पास अपने बैग में देखो घर से जो कचरा लाओ, कचरा ला के क्या करो उसमें अलग अलग क्या करो पहचानो। ठीक है, आप ये कर सकते हो कि अलग अलग कपड़ों की पहचान कर सकते हो कि कपड़ा कैसे होता है, जैसे कि सब में अलग अलग कपड़े पहनते हैं उनकी पहचान कर सकते हो। अलग करने का महत्व बता सकते मतलब उसको अलग अलग। तो ये क्या होगा, ये एक्टिविटी हुआ ना। तो ये था पहला टॉपिक था जो हमारा क्या था क्रिया आधारित शिक्षण था। ओके, क्या था क्रिया आधारित। ठीक, अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट वो क्या है, सहयोगी अधिगम उपागम, एसोसिएट लर्निंग अप्रोच, एसोसिएट लर्निंग अप्रोच, सहयोगी अधिगम उपागम। मतलब समझ आ रहा है, सहयोगी मतलब ऐसा चीज ऐसा हम सीखेंगे जो हमारे साथ देगा, हमारा कोई सहयोगी होगा। सहयोगियों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हम सहयोगियों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हम अधिगम कर सकते हैं। तो उसी को क्या कहा जाएगा, सहयोगी अधिगम उपागम के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, ये अलग अलग शिक्षण बात बोला जा रहा है, जैसे क्या होगा देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि क्या बोला बरोडी और डेविस के अनुसार एक साइकोलॉजिस्ट क्या बोल रहे हैं, सहयोगी अधिगम शिक्षण उपागम है जो पढ़ने के अनेकों तरीकों को जन्म देते हैं, पढ़ने के अनेकों तरीकों को जन्म देती है जो सभी बच्चों को एक ही उद्देश्य की और समूहों में काम करने की, कार्य को बांटने की और लगाते हैं। मतलब कि क्या होता है कि हम समूह में कार्य कर रहे हैं ना तो उसको समूह में क्या होता है बांटने में, जो भी हम पढ़ेंगे सभी लोग पढ़ेंगे वो एक ही उद्देश्य से पढ़ेंगे और इस प्रकार से वह ऐसा व्यवहार करे जिससे परस्पर निर्भरता दिखती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, ये वाला है परस्परता निर्भरता दिखेगी। जब क्या होगा सहयोगी अधिगम उपागम से क्या होता है कि परस्पर निर्भरता दिखती है, परस्पर निर्भरता दिखती है कहने का मतलब समझ रहे हो ना, एक दूसरे पे क्या होते हैं, एक दूसरे पे क्या होते हैं डिपेंड होते हैं। ओके, एक दूसरे पे क्या होते हैं डिपेंड होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और प्रत्येक बच्चे की भागीदारी तथा प्रयास भी नजर आते हैं, इसमें सभी लोग क्या करते हैं, सभी लोग क्या होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो समझ आया आपको, मतलब कि हम लोग सामूहिक रूप से क्या होता है, सामूहिक रूप से अपन काम करते हैं तो उससे अपने को क्या मिलता है, फायदा ही मिलता है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हैं, वही बोला जा रहा है। देखो सहयोगी अधिगम शिक्षकों को निम्नलिखित के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पहला, मूल्य सीखने सिखाने की पारंपरिक आदर्शों से निकलने के लिए, बच्चों को सहयोग की भावना समझने में सहायता करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमें लोगों की हेल्प करनी है, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, ये चीज को अगर सिखाना है तो हमको इस सहयोगी अधिगम शिक्षा के रूप में यूज कर सकते हैं। यह समझने के लिए कि व्यक्तियों में अंतर होते हैं तो भिन्नताएं लोकतंत्र हेतु आवश्यक है, कि हर व्यक्ति अलग अलग है उसको भी समझने में क्या होता है
काम आएगा। जैसे हम 5 लोगों के साथ काम कर रहा हूँ तो मैं 5 लोगों के हिसाब से काम करूंगा ना, तो 5 लोगों के क्या क्या, उनके में क्या क्या सोच है, क्या क्या चीजें हैं, वो मुझे समझ आ जाएगा। तो मुझे व्यक्तियों को पहचानने की भी क्या होगी, क्षमता बढ़ेगी। और बच्चों में सबसे मेन सामाजिक संदर्भों का महत्व समझने के लिए, इससे सामाजिक संदर्भ को समझने में भी क्या मिलेगा, आपको जानने में हेल्प मिलेगा। जिस तरह से क्रियात्मक शिक्षण के लिए 4 पॉइंट थे, कौन कौन सा, पहला प्लानिंग, ऑपरेटिंग, एवोल्यूशन था, और पुनः क्या था, फिर से उस बात को सोचना था। तो वैसे ही क्या है आपके सहयोगी अधिगम के नियम। तो सहयोगी अधिगम के जो नियम है जो स्टूडेंट, तो उसमें हम बात करेंगे, तो उसमें 3 बातों को दिया गया। पहला, सकारात्मक रूप से एक दूसरे पर निर्भरता। सकारात्मक रूप से एक दूसरे पर क्या होता है आपका, निर्भरता। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कि सकारात्मक सही रूप से, पॉजिटिव रूप से क्या होता है, हम एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या रहते हैं, एक दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। इसके लिए क्या होता है कि अलग अलग ग्रुपों में क्या होता है, अलग अलग ग्रुपों में क्या किया जाता है, उस चीजों को शामिल किया जाता है। अलग अलग ग्रुपों में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। फिर दूसरा है व्यक्तिगत जिम्मेदारी। मतलब ये होता है कि सभी बच्चों को जब हम काम दिया जाए, तो भले ग्रुप का काम हो, लेकिन उस ग्रुप में प्रत्येक स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट को एक व्यक्तिगत रूप से उनको क्या देनी चाहिए, जिम्मेदारी देनी चाहिए। जिससे कि क्या होगा कि कुछ कार्य को क्या करते हैं, समूह में करते हैं ना, तो उसको इकट्ठे होकर कर सकते हैं। तो उनको व्यक्तिगत जिम्मेदारी देनी। समान स्तर पर सहक्रियाएं, मतलब समूह के सदस्यों के बीच समान स्तर पर सहक्रियाएं समूह के सहज कार्य हेतु आवश्यक है। शिक्षक का कार्य होगा कि शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। जैसे कि दैट्स ऑल, मैंने कि आपको क्या कहा कि सभी 5-6 लोगों का ग्रुप है, तो सभी ऐसा नहीं होगा कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं, सभी लोगों को क्या करना है, समान रूप से समान पूर्वक व्यवहार करना है। और एजुकेशन की लाइन में है अपन, तो सभी हमारे लिए क्या बराबर है, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं। तो ग्रुप बना है तो सभी को क्या करना है, सामूहिक रूप से क्या करना है, काम करना है। और इसी के लिए क्या होता है, शिक्षक को इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। अब बात करते हैं अपन की सहयोगी अधिगम के उपयोग। तो सहयोगी अधिगम के उपयोग में हम क्या कर सकते हैं, तो क्या बोला जा रहा है, सहयोगी अधिगम बच्चों में दूसरों के दृष्टिकोण एवं विचारों को समझने में योग्यता को बढ़ाता है। मैं 5 लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, तो सीधी सी बात है कि मुझे क्या होगा, मुझमें क्या होगा, 5 लोगों के प्रति, वो 5 लोग हैं ना, उनके प्रति क्या होगा, उनके प्रति का दृष्टिकोण है, उनको समझने में मुझे क्या मिलेगा, उनको समझने में मुझे क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा। क्या मिलेगा मुझको, इन चीज़ों को दूसरों के साथ, बाकी लोगों के साथ काम कर रहा हूँ ना मैं, तो उनका व्यवहार, उनका क्या दृष्टिकोण है, वो समझने में मुझे क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा। बच्चों की एक दूसरे के साथ घुलने मिलने के कौशल विकसित होंगे। देखते होंगे आप लोग, बच्चे, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से घुलने मिलने में क्या होते हैं, अकेले अकेले ही रहते हैं, वो किसी भी प्रकार से क्या होता है, ग्रुपिंग वर्क नहीं करते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी से क्या होता है, एक्टिविटी से बच्चे एक दूसरे से क्या होंगे, अच्छे से बात करेंगे तो घुलेंगे मिलेंगे जानेंगे पहचानेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, जब हम पिकनिक जाते हैं, तो पिकनिक जाते हैं तो हम 3 दिन, मान के चलो कि हम 2 से 3 दिन गए हैं, तो 2 से 3 दिन गए तो हम 2 से 3 दिन उनके साथ रह रहे हैं, तो हमारा उनके साथ क्या हो जाता है, दोस्ती हो जाती है ना। तो वैसा टाइप का काम क्या होता है आपका, सहयोगी अधिगम के रूप में होता है। ठीक, फिर बोला जा रहा है कि समस्याओं को सुलझाने के आपात स्थिति को संभालने के फैसले का विकास होता है। हमारे पास सामूहिक रूप से काम कर रहे हैं, तो कोई समस्या आ रही है, तो उसको हमको कैसे सुलझाना है, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसी आपातकालीन स्थिति आई है, जिस स्थिति में क्या होता है कि आपका, जिस स्थिति में क्या होगा कि बच्चे को उस समस्या का क्या होगा, समाधान निकालना है, तो उसको भी, उसके कौशल का भी क्या होता है, यहाँ पे विकास होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि पर्यावरण शिक्षण अधिगम क्या बोला जा रहा है, देखो, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम विश्लेषणात्मक सोच और समस्या के समाधान से संबंधित होता है। इस चीज को ध्यान रखें आप, विश्लेषणात्मक सोच तथा समस्याओं के समाधान से संबंधित होता है। मैं जो ये बातें आप लोगों को बता रहा हूँ, इन बातों को आपको अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट बेस्ड समझा रहा हूँ मैं, तो आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि पेपर में यहाँ से एक एक लाइन से क्या होगा, कोई भी टॉपिक को उठा के पूछ देगा, तो उसको आपको फिर क्या करना पड़ेगा, फिर उस चीज को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए ध्यान रखिए कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम, तो पर्यावरण में शिक्षण अधिगम क्यों आवश्यक है, क्योंकि बच्चों में क्या चीज,
विश्लेषणात्मक, बच्चा इस चीज को काम करेगा तो बच्चे में एनालाइज करेगा, तो विश्लेषणात्मक। और समस्या का क्या करेगा, समस्या का क्या करेगा, समाधान संबंधित होता है, जो कि काफी हद तक क्या होता है, काफी हद तक जो होता है वो सहयोगी अधिगम बहुत हद तक क्या होता है, हेल्प करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि आपका सहयोगी अधिगम की चुनौतियां। सहयोगी अधिगम की क्या होती है, चुनौतियां, मतलब कि इसमें क्या हमको चुनौती मिल सकती है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, सहयोगी अधिगम सत्र की आवश्यकता और फिर उद्देश्य का वर्णन करना बहुत महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम के साथ इस क्रिया को जोड़ने से सत्र से पहले या बाद शिक्षा विभाग, मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर हम इस कार्य को कराते हैं ना, तो इस कार्य को कराने में हमको एक बहुत प्री प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे मोटा काम नहीं होता। इसके लिए हमें शिक्षा का जब सत्र शुरू होता है उसके प्रारंभ से ही हमको इस चीज का एनालाइज करके रखना पड़ेगा कि हम ये आने वाले समय में हम ये काम करेंगे, आने वाले समय में हम ये काम करेंगे। इसलिए वही बोला जा रहा है कि हमें शिक्षा सत्र को कार्य होने से पहले तथा बाद में, जब हम पढ़ाई करवा रहे हैं उसके पहले और उसके बाद का मतलब शिक्षा के द्वारा एक योजना बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे पास ये चुनौतियां हैं, हमको 6 पीरियड या 5 पीरियड 4 पीरियड हमको डेली लेना है, उसके अलावा हमको ये काम करवाना है, तो ये बहुत बड़ा क्या है, चुनौतियां हैं। एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, आपको छानबीन करना है, प्रश्न करना है, उसका समस्या अगर उसके रास्ते ढूंढने हैं, बच्चों को अर्थपूर्ण ढंग से कार्य सीखते रहने में सहायता करना है। तो ऐसा कह सकते हो कि अलग अलग समय में अलग अलग समूह में रखना एक कठिन प्रक्रिया है जो ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। अब आपके में बहुत बड़ी चुनौती है कि कौन से बच्चे को रोके। पता चल रहा है कि एक ऐसा ग्रुप है जिसमें पूरे बदमाश बच्चे ही हो गए, एक ग्रुप ऐसा है जिसमें पूरे पढ़ाकू बच्चे हो गए हैं, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें बहुत निष्क्रिय बच्चे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसमें क्या एक्टिव बच्चे, तो उससे क्या होगा, संतुलन क्या हो जाएगा, उससे संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए क्या बोला जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है कि ये सब हमारे पास एज अ टीचर चुनौतियां हैं, क्या के लिए, सहयोगी अधिगम को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका 6वां पॉइंट ईवीएस पेडागोजी का। आई होप कि आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करेंगे, ताकि अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप देखते जरूर हैं लेकिन आप इसे लाइक नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप इसे लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तो ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। अब हम 7वां चैप्टर लेके पहुंचेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट आप सभी को धन्यवाद।